मैंने वो दूसरा है हिंदूवाद, दूसरा उनका विमर्श है हिंदूवाद। तो नेशनलिज्म, हिंदुइज्म और वेलफेयरिज्म, ये तीन बड़े क्लियर विमर्श हैं। इसके काट में इंडी के पास क्या है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये कौन सा विमर्श हुआ भाई? मैं भोलानाथ एचडी न्यूज़ से, और हमारे साथ बिहार के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनेता और विधान पार्षद श्री सच्चिदानंद राय जी हैं। ये जन सुराज के भी कुछ जो कर्णधार हैं उनमें से एक हैं और उसको आगे बढ़ाने में बिहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है जानते हैं हम लोग श्री सच्चिदानंद राय से। सच्चिदानंद जी, अब चुनाव में मुश्किल से 2 महीने का समय बच गया है लोकसभा चुनाव के, और सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से और गठबंधन उसकी तैयारी में लग गए हैं। तो क्या लगता है चुनावी तैयारियों के बारे में आप क्या कहेंगे? इस लिहाज से देखें तो किस गठबंधन का क्या हाल है अभी सबसे पहले जहाँ तक बिहार का सवाल है, अभी तो यही तय नहीं है कि कौन कौन से गठबंधन होंगे। गठबंधनों का भी स्वरूप ही खुलकर नहीं आया है। जैसे गठबंधन के नाम पर अभी एक महागठबंधन है, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है, गठबंधन जो है। एनडीए में तो अभी कोई नए लोग शामिल ही नहीं हुए हैं। अभी तो लग रहा है कि लोजपा भी शामिल होगी, ये भी शामिल होंगे, वो भी शामिल होंगे, लेकिन बिल्कुल एनडीए का भी स्वरूप अभी आया नहीं है। अब रहा सवाल महागठबंधन का, तो महागठबंधन कैसे स्वरूप में रहेगा? आपने कल ही देखा, नीतीश कुमार जी ने संयोजक बनना स्वीकार कर दिया। और पिछले 10 दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, भाजपा के जो वक्ता हैं, वो नीतीश जी को बचाकर कमेंट कर रहे हैं, और उसी तरह से जदयू के जो प्रवक्ता हैं वो भाजपा को बचाकर कमेंट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही दल जो हैं वो कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक करने में थोड़ा भी पीछे नहीं रह रहे हैं। इसलिए अभी मुझे लग रहा है कि गठबंधनों का स्वरूप अभी उभरना बाकी है। तो क्या लगता है अगर चुनावी तैयारियों के लिहाज से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा उन तैयारियों में थोड़ा सा अपने स्तर से आगे जा रही है और उस लिहाज से इंडी गठबंधन थोड़ा पिछड़ रहा है? देखिए, भाजपा तो 5 साल जैसे चुनाव खत्म होता अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। इसलिए भाजपा तैयारी में है, भाजपा बहुत आगे है। इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप स्वयं भी जानते हैं कि ये सत्य है, क्योंकि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो वो तो आगे है ही। लेकिन जैसा मैंने बताया कि गठबंधन का जो स्वरूप, जो अब इंडी गठबंधन यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो पहले से जो गठबंधन बना हुआ उसी का नाम बदल के आप इंडी कर दीजिए। जो महागठबंधन था उसमें कुछ नया तो उसमें घुसने वाला है नहीं। हाँ, उसमें से कुछ निकल सकता है। जैसे मेरा मानना है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, कि निश्चित रूप से जदयू और भाजपा के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। अब वो खिचड़ी पकने के बाद क्या स्वरूप पकड़ेगा, मुख्यमंत्री वही रहेंगे कि नया मुख्यमंत्री आएगा, चुनाव पहले हो जाएंगे कि चुनाव निश्चित समय पर होगा, भाजपा अंदर से समर्थन करेगी कि भाजपा बाहर रखकर समर्थन करेगी, या जदयू अंदर रहकर समर्थन करेगी, जदयू बाहर रहकर समर्थन करेगी, मतलब ये कुछ ऐसा शेप आ रहा है। लेकिन इतना तो तय दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और गठबंधन का नया स्वरूप उभरने, या कुछ हद तक कहे तो जदयू और राजद भी ये कब चिंता करते हैं कि नीचे के कार्यकर्ता हमारी क्या सोचते हैं। तो फरमान ऊपर से आता है, फिर नीचे वाले जय हो करना शुरू कर देते हैं। तो ऊपर से फरमान आएगा, फिर नीतीश जी सबसे खूबसूरत दिखाई देना शुरू हो जाएंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं को। वो कोई ये मतलब कितनी बार देख चुके हैं हम लोग, अब क्या देखना है। तो एक सवाल ये उठता है कि अगर कोई खिचड़ी पक रही है, आज संयोग से हम लोग मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले बैठे हुए हैं, अगर बिहार में कोई इस तरह की सियासी खिचड़ी पक रही है तो क्या लगता है उसका, अगर नीतीश जी अपना पाला फिर बदलते हैं और जदयू ये भाजपा के साथ आते हैं, एनडीए के साथ आते हैं, तो भाजपा को उसका क्या फायदा मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो बता दें, जो खिचड़ी पकने वाली बात बता रहे हैं, 10 अगस्त 2022 याद कीजिए। शाहनवाज जी हमारे अच्छे मित्र हैं, वो उद्योग मंत्री थे, और वो दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट किए और जहाज में चढ़े उद्योग मंत्री के रूप में। उन्होंने सोचा था कि मैं पटना जाकर ये खुशखबरी सुनाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, बताऊंगा कितने इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा लगाने को तैयार हो गए हैं। लेकिन जब वो उतरे तो पत्रकारों ने पूछा कि आपकी सरकार गिरा दी गई है और नीतीश कुमार जी जो है वो राजद के साथ चले गए हैं, अब आप मंत्री नहीं हैं। तो जब ये फैसले होते हैं तो रनअप तो बड़ा लंबा होता है,
निश्चित रूप से पहले लालू जी के परिवार से नीतीश जी की बात हुई होगी, कांग्रेस से उनकी बात हुई होगी। पूरी खिचड़ी जब पक गई तो अचानक से जो है उसको परोस दिया जाता है। तो ये भी कब परोसा जाएगा, खिचड़ी के दिन परोसा जाएगा या शायद राम मंदिर के उद्घाटन तक इंतजार किया जाएगा, ये कहना कठिन है। लेकिन खिचड़ी तो पक रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये घटना आज रात को भी घट सकती है, कल भी घट सकता है, कभी भी घट सकता है। तो मेरी कुछ भाजपा के नेताओं से बात हो रही थी, तो उनका कहना है कि हम लोगों ने अपना आधार का भी ठीक कर लिया है और अगर हम लोग अकेले चुनाव में जाएंगे तो पिछले बार के प्रदर्शन से बेहतर करेंगे। आप अगर कह रहे हैं, अगर बिहार बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि उनको तो आइडिया ही नहीं है। बिहार बीजेपी कोई जनता नहीं पसंद करती है और न कोई नेता ऐसा है जिसका मास फॉलोइंग है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र इस दल में हैं भाजपा बिहार में, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक भी नेता है जिसके नाम पर वोट गिर सकता है। लेकिन फिर वो कितने भाग्यशाली हैं। देखिए, मोदी के नाम पर विधानसभा में भी वोट गिरता है, लोकसभा में भी वोट गिरता है। अभी आपने 3 राज्यों में देखा, 3 बड़े राज्यों में आपने देखा, जहाँ पिछली बार तीनों जगह चुनाव हार गए थे। एक जगह बाद में सरकार बना ली, अलग बात है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो तीनों जगह चुनाव हार गए थे पिछले चुनाव में, वहाँ मोदी जी के नाम पर थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आए। तो मोदी जी का जिस तरह स्वीकार्यता बढ़ी है, उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिला है। लेकिन अगर कहिए कि बीजेपी की तैयारी बिहार बीजेपी वालों ने बहुत अच्छी कर ली है, तो एक बार मोदी जी को न आने दें यहाँ पर, मोदी गारंटी की बात न करें और खाता खोल कर दिखा दें। नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोदी एक बड़े चेहरा हैं भाजपा के और उनके बिना तो इन लोगों का वैसी कोई परफॉर्मेंस की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। लेकिन मोदी तो प्लस है ही हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम लोग अगर अपने बूते मोदी के फेस पर चुनाव लड़ें बिना नीतीश के, तब भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन। मैं भी मानता हूं कि 23 से नीचे नहीं जाएगा। उसमें अब क्रेडिट किसको जाना चाहिए मैं नहीं जानता। मैं तो फिर मानता हूं कि मोदी जी के नाम पर ही वोट गिरेगा। और भाजपा निश्चित रूप से एक अनुशासित दल है, संगठन पे काफ़ी काम करते रहता है, इसलिए कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। लेकिन चुनाव तो मोदी जी पर ही होगा, लोकसभा का चुनाव तो मोदी जी पर ही होगा। है कि एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन में मोदी जैसा चेहरा है, उसके लिहाज से देखें अगर दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में, तो अभी तक इन लोगों का कोई चेहरा तय ही नहीं है। ये लोग जैसा कि कह रहे हैं, देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव में तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे 1 नंबर 2 नंबर फैक्टर होता है, एक होता है चेहरा, फेस, और दूसरा होता है विमर्श, नैरेटिव। इन दोनों में बीजेपी आगे है, एनडीए आगे है। मोदी जैसा उनके पास में चेहरा है चमकता हुआ, जो कि पूरे दुनिया के लोगों को अपना मुरीद बना लिया है। तो चेहरा के मामले में तो कोई उनके तुलनात्मक कुछ देश में ऑल्टरनेटिव वाली बात है। अब आइए नैरेटिव की बात। उनका नैरेटिव बड़ा क्लियर है। 3 पाए हैं उसके नैरेटिव के। एक है नेशनलिज्म, तो राष्ट्रवाद को तो थोड़ा भी छोड़ते नहीं, होली दिवाली को भी नहीं छोड़ते हैं, आपने देखा ही है। और अभी तो पाकिस्तान में 18 दुर्दांत जो है सो आतंकवादियों का अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी, और पंजाब और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि इसमें रॉ का हाथ है, अर्थात मोदी जी का हाथ है। तो ये तो एक राष्ट्रवाद उभारने वाली बात तो हो ही रही है। पीओके की चर्चा शुरू हो गई, पीओके में लोग कहने लगे कि हम भारत में जाना चाहते हैं, कश्मीर में खुशहाली आ गई, लाल चौक पर तिरंगा फहराया, ये सब सारी बातें तो हो ही रही हैं। 26 जनवरी को फिर फहराएंगे तिरंगा, वहाँ पर खूब मजा आएगा। एक काम तो उनका है नेशनलिज्म, माने वो अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं मतलब राष्ट्रवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, आप राष्ट्रद्रोह कर दे रहे हैं, इस तरह की बात अब बना दिया, लोगों ने एक्सेप्ट भी कर दिया लगभग। दूसरा है हिंदूवाद, दूसरा उनका विमर्श है हिंदूवाद। कोई दूसरी पार्टी पर, शिवसेना थोड़ा बहुत प्रिटेंड कर भी सकती थी, तो बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना भी अब हिंदूवादी नहीं रही महाविकास अघाड़ी बनाने के बाद। तो हिंदूवाद पर उनका एक छत्र राज्य है। अगर आप हिंदू हैं, प्राउड हिंदू हैं, तो आपका भाजपा का समर्थक होना चाहिए। ऐसा इस तरह का विमर्श, इस तरह के नैरेटिव फैलाने में सफल रहे हैं। और 22 जनवरी आते आते देखिए पता नहीं और क्या क्या कर डालें। और तीसरा चीज आप लोग बिल्कुल एक भूल जा रहे हैं, ये 5 किलो अनाज कब से चल रहा है, किनको मिल रहा है? जी निचले तबके के लोगों को। इसके अलावा हर घर में बिजली पहुंची, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा, जो आवास योजना है उसमें मिल रहा है लोगों को, मुद्रा योजना, जितनी योजना हो सकता है कि जितना कहते हैं उतना नहीं मिल रहा है। संभव है, जैसे 5 किलो अनाज के बदले में काट छाट के 4 किलो ही मिलता है, लेकिन मिलता तो है। तो ये हो गया आपका वेलफेयरिज्म। तो नेशनलिज्म, हिंदुइज्म और वेलफेयरिज्म, ये 3 बड़े क्लियर विमर्श हैं। इसके काट में इंडी के पास क्या है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये कौन सा विमर्श हुआ भाई? आपके पास तो चेहरा है ना विमर्श है। बाकी इसके बाद के ताकत जो होते हैं, जो संगठन होता है, एक कोहेसिव संगठन होता है, मतलब एक दूसरे से मिलकर काम करने वाला होता है,
धन होता है, जनबल होता है, कैंपेन होता है, एक अच्छा स्ट्रेटजिस्ट होता है, चाणक्य होता है, सब बीजेपी के पास है, एनडीए के पास नहीं है। भाजपा उसी लिहाज से देखें तो राष्ट्रवाद के एजेंडे से राम मंदिर को भी जोड़ दिया है। तो क्या लगता है कि हिंदुत्व का भाजपा का ये जो प्रखर एजेंडा है, उसका चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या लाभ उसको मिल सकता है, कितना लाभ मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, चूँकि भाजपा के इस 22 जनवरी को जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो प्रभु श्री राम की होनी है, उसको इस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है जैसे नरेंद्र मोदी का वो कार्यक्रम हो गया हो, और उसको लेकर के विपक्ष काफ़ी हमलावर है, उसको बेचैनी भी है कि ये कहीं बड़ा एक चुनावी मुद्दा न बन जाए। तो क्या इस पर क्या? नहीं रोक पाएंगे लोग चुनावी मुद्दा बनने से, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि जो सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा पहले होती थी, अब देखिएगा, कांग्रेस तो 10 साल शासन किया यूपीए 4 से 14, उनके पास बहुत बड़ा अवसर था कि मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षकारों को लेकर बैठ जाते और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद दोनों पर एक समाधान निकाल लेते कि राम मंदिर जहाँ चाहते हैं वहाँ बन जाएगा और मस्जिद भी कहीं अगल बगल में बन जाएगा। ये मौका था उनके पास, तब उस सेकुलरिज्म को जो जिस रूप में परोसते हैं वो सेकुलरिज्म देखने को मिलता, लेकिन आप तो मौका चूक गए। हिंदू पक्ष जो है वो अदालत के फैसले को मानने के लिए तैयार हो गया, मुस्लिम पक्ष भी मानने को तैयार हो गया, जबकि अदालत में नहीं फैसला होना चाहिए था, फैसला समाज में होना चाहिए था। अदालत ने फैसला कर दिया, अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला कर दिया। अब जो मंदिर जो बन रहा है वो सेकुलरिज्म का नहीं बन रहा है, वो सनातन का बन रहा है। अब ये बात समझ लीजिए, अब हिंदुस्तान में सनातन ही सेकुलरिज्म होगा। मतलब जैन भी कहेंगे कि हम सनातनी हैं, सिख भी कहेंगे हम सनातनी हैं, बौद्ध भी कहेंगे हम सनातनी हैं, हिंदू तो अपने आप सनातनी मानते ही हैं। अब मुस्लिम भी बोलेंगे, जो थोड़ा सॉफ्ट मुसलमान है वो बोलेंगे कि हम सनातनी थे जी, ये बात आने भी लगी। हम हिंदू धर्म भले छोड़ दिए और मजहब हमने ले लिया इस्लाम का, लेकिन हम भी इसी धरती के ऊपर हैं, हम भी सनातनी थे, हमारे पूर्वज सनातनी थे। तो ये सनातन बन जाएगा न्यू सेकुलरिज्म, नया सेकुलरिज्म जो बनेगा ना, ये सनातन बनेगा और उसकी नींव 22 तारीख को पड़ जाएगी राम मंदिर के रूप में। राम मंदिर जो होगा ये सनातन राष्ट्रवाद का पहला प्रतीक होगा। ये शुरुआत है यहाँ से, ये मौका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। अब इसको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मैं तो दल में नहीं हूँ, फिर भी मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं विश्लेषक के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये बात सत्य है कि अब सनातन का, सेकुलरिज्म का नया रूप अब सनातन हो गया। देखिए एक बात कीजिए, अगर आप सीधा सब पॉलिटिकल साइंस की बात अगर करें, मेजॉरिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक ह्यूज मेजॉरिटी, एक बहुसंख्यक समाज का तो बहुत ही ध्यान रखना ही नहीं पड़ेगा, जो इतने 75-76 वर्षों से नहीं हुआ है। आप अगर 105 करोड़ या 110 करोड़ हिंदुओं को कहिएगा कि नहीं आप बाकी के बराबर ही हैं, दूसरे देशों में ऐसा होता है क्या? अमेरिका में भी राष्ट्रपति जो है बाइबल की शपथ लेकर राष्ट्रपति बनता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता, गीता की शपथ तो नहीं होती है, रामायण के लेकर शपथ तो नहीं देते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सनातन जो है वो अपने आप में एक सेकुलर है, उसका प्रारूप ही सेकुलर पर बातचीत किए पॉलिटिकल अलग अलग मुद्दों पर, और ये मानना है कि सनातन के रूप में एक नया सेकुलरिज्म अवधारणा देश में सामने आने वाली है। इसके लिए हम लोग देखें 22 जनवरी को कैसे क्या चीज़ें पलटती हैं, कैसे क्या चीज़ें परिवर्तित होती हैं।